Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, कोई क्वेश्चन? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये कम्प्रीहेंसिव टर्म है। इससे मुराद वो कंपनी भी है जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई। बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनका है तो सेपरेट लीगल स्टेटस अपने ओनर्स वगैरह से, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुई, किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में। ठीक है। और तीसरा, बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसी कंपनीज भी आती हैं जो है तो बॉडी कॉर्पोरेट या सेपरेट लीगल स्टेटस है उनका, लेकिन वो पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान से बाहर किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस वगैरह के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं। ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में तीनों तरह की कंपनीज आ जाती है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई पाकिस्तान में, दूसरा जो है तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड लेकिन कंपनीज एक्ट नहीं किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है, और तीसरा वो कंपनी जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, पावर ऑफ कोर्ट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पावर पढ़ी थी डिफरेंट अथॉरिटीज की। तीन अथॉरिटीज हमारे लॉ में हमें मिलेगी डिफरेंट प्लेसेस पे, एक रजिस्ट्रार और एससीसीपी, और तीसरी अथॉरिटी होगी कोर्ट। कोर्ट जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही कोर्ट का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक सिचुएशन ये थी कि अगर जनरल मीटिंग्स जो हैं उनको कंडक्ट करने में प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, जो जनरल मीटिंग्स हैं। आगे चल के हम एक पूरा चैप्टर है हमारा चैप्टर 24, उनमें हम मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल मीटिंग्स की कितनी टाइप्स हैं और इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कंसेप्ट यह है कि अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो फिर कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी जनरल मीटिंग को वो नल एंड वाइड करार दे सकती है। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ये कह सकते हैं कि एबीसी कंपनी की जो 25 अप्रैल को मीटिंग हुई थी उसे नल एंड वाइड करार दिया जाता है क्योंकि उसमें इस रूल को फॉलो नहीं किया गया था। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? उस जनरल मीटिंग में जो भी फैसले किए गए थे वो सारे के सारे जीरो, नल एंड वाइड हो जाएंगे। ठीक, तो कोर्ट की ये पावर। जी, और कोई क्वेश्चन? क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर हो सकती है? जहां पे बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसे फिर अपने आप को पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर एससीसीपी से जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एससीसीपी जो लाइसेंस देता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो सिर्फ कंपनीज को देता है। तो इसी तरह एक दफा एक क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरह की टर्म पूछी, एक पार्टनरशिप जो है वो एससीसीपी से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस लेना चाहती है, क्या ले सकती है? जब बिल्कुल ले सकती है। कैसे? उसे अपने आप को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद एससीसीपी के पास अप्लाई करना पड़ेगा, और जो कंडीशन है डेफिनेटली वो तो लिखनी है, जो कंडीशन उसने फुलफिल करनी है। वो कंडीशन याद है ना आपको? पर्पस, चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ साइंस आर्ट कॉमर्स वगैरह, फिर उसके बाद डिविडेंड जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट करता हो, और जो प्रॉफिट है अपने ही ऑब्जेक्टिव की प्रमोशन में उसने अप्लाई की। जी, और की क्वेश्चन? जी जी, पूछिए भाई। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिफॉल्ट करती है तो उसके मेंबर्स के राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगे? ये रेफर कर रहे हैं वही मिसिस राहील वाले क्वेश्चन को। आपको याद होगा उसमें भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो उसमें लायबिलिटीज क्या होती है ये तो हमें पता चल जाता है कि लायबिलिटी ये है कि जितनी अमाउंट उन्होंने एग्री की है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन दी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वो पे करेंगे जितनी भी लायबिलिटी बनती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक मेंबर जितनी उसकी लायबिलिटी एक्चुअल बनती है, एक है मैक्सिमम लायबिलिटी जो उन्होंने मेमोरेंडम में एग्री की होती है कि मैक्सिमम हम इतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे,
सम टाइम ऐसा होता है कि मैक्सिमम अमाउंट अगर 10 लाख पे की गई है, 10 लाख एग्री की गई है, एक्चुअली अमाउंट पे हुए 8 लाख, लाइबिलिटी बनी 8 लाख की। किसी मेंबर की ए बी सी 3 मेंबर है, ए और बी और सी ने 10-10 लाख एग्री की, एक्चुअल लाइबिलिटी बनी 8-8 लाख। ए ने 8 लाख दे दिया, बी ने 8 लाख दे दिया, सी जो है वो कहने लगा मेरे पास तो सिर्फ 4 लाख है, 4 लाख दिया उसने और बाकी भाग गया वो। अब बताइए क्या मेंबर ए और बी से सी से जो नुकसान हुआ है, सी के भागने की वजह से जो नुकसान, ए और बी से पूरा करवा सकते हैं? ए और बी की लायबिलिटी है कि वो उस नुकसान को पूरा करेंगे, लेकिन किस अमाउंट तक? अपनी जो मैक्सिमम अमाउंट एक्चुअल बनती थी 8-8 लाख, लेकिन सी के भागने की वजह से अब उन्हें 10-10 लाख पे करना पड़ेगा, लेकिन जो एग्री की थी उससे ऊपर नहीं जाएंगे, 10-10 लाख पे करना पड़ गया, ये लायबिलिटी होगी इनकी। अब ए और बी का राइट क्या भला कि अपने ड्यू शेयर से जितना ज्यादा उन्होंने पे किया है वो सी से रिकवर करवाएं। लॉ एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए एक्सटर्नल पार्टीज को उन्होंने कहा कि भाई मेंबर में से जो भी आपके हत्थे चढ़े उसे पैसे निकलवा लो। फिर उसके बाद इंटरनल पार्टीज को कहा कि अगर जो आपका जितना प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है आपने उससे ज्यादा पैसे पे कर दिए हैं, क्योंकि कोई दूसरा मेंबर हो सकता है पे नहीं कर सका था, तो फिर आपका राइट है कि उस दूसरे मेंबर से रिकवरी करवा लें उसे ढूंढ के। ये समझ आ गया लायबिलिटी और राइट में फर्क? जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी जी जी, ये होम असाइनमेंट आज डिस्कस नहीं, अभी ये एग्री हुआ है कि होम असाइनमेंट अब कल डिस्कस होगी। जी, आज हम चैप्टर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 19 में हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे एक कंपनी के। चैप्टर 19 के बाद हमें इस काबिल होना चाहिए कि जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ हम फेमिलियर होते हैं, उसी तरह कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ भी हम फेमिलियर हो। हमें पता हो कि कंपनी क्या होती है, उसके बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खास तौर पे लायबिलिटी के हवाले से और सेपरेट लीगल स्टेटस के हवाले से, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कंपनी के। आज के लेक्चर के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो आप उस कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकें। आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि पाकिस्तान में एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सी कंपनीज जो है वो रजिस्टर करवाते रहते हैं, और जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना होता है, बजाय ये कि वो जो स्टार्ट का लीगल प्रोसेस है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के स्टार्ट से लेके एंड तक, उसमें टाइम ज़ाया करें, वो कहते हैं सर हमारे पास बनी बनाई ये कंपनी है, हम ये आपको ट्रांसफर कर देते हैं, आप हमें कुछ पेमेंट कर दीजिए। तो ये एक तरह से बिजनेस भी है कि लोग कंपनी बना के आगे दूसरे लोगों को, जो न्यू बिजनेस में जिन्होंने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बहरहाल हमने चाहे खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करनी हो, अपनी कंपनी रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट करवानी हो, या दूसरों के बिहाफ पे दूसरों को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रजिस्टर करके देनी हो, दोनों सूरतों में आपके लिए कंसेप्ट हेल्पफुल होगा। कंसेप्ट क्या सीखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आपने एक कंपनी रजिस्टर करवानी है, इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। और ज़हन में रखिएगा, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, आज वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि एक कंपनी रजिस्टर करवा दें तो आप उस कंपनी को रजिस्टर करवा सकें। स्टार्ट करें। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल, प्रोसीजरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये। प्रोसीजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में जो कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वो समझना बहुत आसान होता है, अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को लेके चल रहे हो तरतीब से कि पहले ये काम होगा फिर ये होगा। सबसे पहले ये कहता है कि कंसेप्ट को उसने हमें दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक उसने बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, और दूसरे में बताया अगर आप एक कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। प्रोसेस क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। पहले प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। कहता है अगर आप कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं आप,
तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। 3 डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे मेमोरेंडम भी कहते हैं, MOA एब्रीविएट भी करते हैं। दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे आर्टिकल्स भी कहते हैं और AOA भी एब्रीविएट करते हैं। और फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, एक बयान हल्फी जमा करवाना पड़ेगा कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी चीजें थी कानून के मुताबिक वो सारी पूरी कर दी हैं, और आइंदा भी हम ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन है इसकी पाबंदी करेंगे, इसके मुताबिक ही कंपनी चलाएंगे। ये नहीं कि मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा कुछ और है और काम कुछ और करें, ये नहीं करना। बयान हल्फी भी जमा करवाना है। कंसेप्ट ये है कि मेमोरेंडम, जहन में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा क्या होता है और इनमें फर्क क्या है। याद रखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है ये एक्सटर्नल पार्टीज के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल पार्टीज यानी मैनेजमेंट के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा कंपनी का नाम क्या है, किस प्रोविंस में है, ये लायबिलिटी क्या है शेयर होल्डर्स मेंबर्स की, ठीक है, कैपिटल कितना है इसका, इस तरह की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिखी जाती है। जबकि आर्टिकल्स में लिखा जाता है कि कंपनी का जो इंटरनल तरीकाकार होगा, इसको चलाया कैसे जाएगा, इस कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कैसे चलाया जाएगा। ठीक, जैसे हो सकता है आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा हो कि कंपनी के ये लोग डायरेक्टर्स होंगे, जब कंपनी बनेगी ये 6, 7, 8, 10 लोग डायरेक्टर्स होंगे जो कंपनी को चलाएंगे। इनमें डायरेक्टर नंबर A जो है ये काम करेगा, डायरेक्टर B ये करेगा, डायरेक्टर C ये करेगा, जो भी उन्होंने अपने इंटरनल पॉलिसीज बनाई होंगी। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये 1 सफ़े का सिर्फ डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताई जाती है जो कि कंपनी के साथ डील करने वाले लोगों के लिए रेलिवेंट होगी। जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या कंपनी एयरलाइन है, टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है, किस सेक्टर में, बैंक है कोई, ठीक। तो ये मेमोरेंडम से बेसिक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं, जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं उन्हें नाम दिया जाता है प्रोमोटर्स का। जो कंपनी बनाना चाहते हैं उन्हें नाम क्या दिया जाता है, प्रोमोटर्स का। प्रोमोटर्स एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, बयान हल्फी जमा करवाएंगे और पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। प्रोमोटर्स, फर्ज कीजिए कि 10 प्रोमोटर्स हैं, रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के लिए प्रिपेयर करना लाजमी है, लाजमी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी असूली तौर पे हर कंपनी का होता है, लेकिन लोगों की सहूलत के लिए एससीसीपी ने अपनी वेब, क्योंकि एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट होती है, लोगों की सहूलत के लिए एससीसीपी ने अपनी वेबसाइट पे समझ लीजिए कि एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट बना के दिया हुआ है कि पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रजिस्टर्ड होती हैं, तो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के लिए हमने अलहदा से एक फॉर्मेट दे दिया। आप चाहे, अगर आपने कंपनी बनानी है कोई, आप चाहे तो जो एससीसीपी की वेबसाइट पे फॉर्मेट है उसको अडॉप्ट कर लें। उस सूरत में आप रजिस्ट्रार को कहेंगे सर हमने खुद से आर्टिकल्स एसोसिएशन नहीं बनाया, लेकिन जो एससीसीपी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वही हमारा आर्टिकल समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी का आर्टिकल कोई है ही नहीं, आर्टिकल एसोसिएशन है सही इस केस में भी, लेकिन वो कौन सा आर्टिकल एसोसिएशन है, एससीसीपी वाला अप्लाई होगा। हाँ, अगर हम कहते हैं नहीं हमें एससीसीपी वाला पसंद नहीं आया, हम उसमें थोड़ी अल्ट्रेशन चेंजेस करके हम चाहते हैं कि अपना हम बनाएं, तो आप अपना भी अलग से आर्टिकल एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसके पास ऑप्शन है
बाकी कंपनीज तो जरूर सबमिट करवाएंगी, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास ऑप्शन है, चाहे अपना आर्टिकल एसोसिएशन सबमिट करवाएं और चाहे एससीसीपी वाला अडॉप्ट कर लें। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब मेमोरेंडम एसोसिएशन बना, आर्टिकल एसोसिएशन बना, इसको कुछ लोगों ने साइन भी करना है, इसको कुछ लोगों ने साइन भी करना है। ठीक, आगे चल के हम एक जगह पे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आगे चल के हम इसमें वेरिएशन पढ़ेंगे कि कंपनी के मेंबर्स की मिनिमम और मैक्सिमम की तादाद डिपेंड करती है टाइप ऑफ कंपनी पे। अगर कंपनी प्राइवेट है तो मिनिमम 1 मेंबर भी हो सकता और मैक्सिमम 50। अगर कंपनी पब्लिक है और अनलिस्टेड है तो मिनिमम मेंबर 3, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अगर कंपनी पब्लिक है और लिस्टेड है, मिनिमम मेंबर्स 7, अनलिस्टेड के लिए 3 है और लिस्टेड के लिए 7 है मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ठीक है, ये चल के आगे चल के एक जगह पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, कम से कम फर्ज कीजिए अनलिस्टेड कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, कम से कम 3 लोग, अगर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, कम से कम 2 लोग। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर कितने हैं, सिंगल मेंबर कंपनी में 1, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक कंपनी में अनलिस्टेड है तो, लिस्टेड है तो 7। जितने भी मिनिमम, कम से कम उतने लोग मेमोरेंडम जो रजिस्ट्रार को दिया जा रहा है उसको साइन करें, उसको क्या करें, साइन करें। मेमोरेंडम को भी करें, आर्टिकल्स को भी करें। फर्ज कीजिए प्रमोटर से 10, उनमें से 5 ने कहा हम मेंबर बनेंगे, कंपनी चलाएंगे, 5 ने कहा नहीं, हम सिर्फ कंपनी बनने तक आपके साथ हैं, उसके बाद आप हमें हमारे पैसे दीजिएगा और हम निकल जाएंगे, आप जाने आपका काम जाने। तो इसका मतलब है प्रमोटर से 10 जिन्होंने नेसेसरी स्टेप्स लिए, उनमें से 5 जिन्होंने साइन किया, उनको हम फिर प्रमोटर नहीं कहते, उनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का मतलब है प्रमोटर्स में से वो लोग जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन कर दे। अब मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, डिक्लेरेशन, इसको हमने प्रिपेयर किया, साइन किया और किसके पास पहुंच गए, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ने पूछा जी बताइए किस लिए आना हुआ, हमने कहा सर कंपनी रजिस्टर करवानी है, और किस लिए आना आपके पास, उन्होंने कहा लाए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दिए। अब यहां से कहानी में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए होंगे या इन डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जैसे हो सकता है मेमोरेंडम एसोसिएशन को कुछ लोगों ने साइन ना किया हो, इसमें जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो इंक्लूड ना की गई हो। आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए था कि कौन कौन बंदे डायरेक्टर बनेंगे, कंपनी को चलाएंगे, इंटरनल अफेयर है, उनके नाम ना लिखे होंगे, या कोई भी और हो सकता है। एक लीगल केस ऐसा भी था जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने के लिए गए और कंपनी का मकसद क्या था कि अफगानिस्तान से असलहा खरीदना है और पेशावर में बेचना है। अब मुझे बताइए रजिस्ट्रार को ये कंपनी रजिस्टर कर, अच्छा मेमोरेंडम एसोसिएशन सही, आर्टिकल भी सही, डिक्लेयर कंप्लायंस भी है, लेकिन मेमोरेंडम में जो मकसद लिखा हुआ है वो इलीगल था। क्या रजिस्ट्रार को ये रजिस्टर कर देनी चाहिए कंपनी? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसे रिफ्यूज कर देना चाहिए। यही कह रहा है, अगर आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जाके रजिस्ट्रार को जमा करवाई, अगर रजिस्ट्रार मुतमिन है कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, आपने लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हैं, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इशू कर देगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये है गुड न्यूज हमारे लिए कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन गया।
जिस तरह वो होता है ना जन्म पर्ची, बर्थ सर्टिफिकेट, इसका स्टेटस वैसे ही बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके ऊपर क्या लिखा होगा, इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, स्टेटस लिखा होगा, प्राइवेट है कि पब्लिक कंपनी है, और लाइबिलिटी लिखी होगी क्या है। ठीक है, सबसे अहम चीज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वाकई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और सरकारी खातों में इसका इंदराज हो चुका है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां तक क्लियर है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट है, पर्पस हो सकता है इलीगल हो, ऑब्जेक्टिव इलीगल हो, या डॉक्यूमेंट्स कोई सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किए गए, रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा। उसी वक्त चेक नहीं करता, ये 2-4 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद अगर लगे कि इनमें कोई डिफेक्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर देता है उस एड्रेस पे जो उसे दिया जाता है सब्सक्राइबर की तरफ से, और उधर लिख देता है आपके डॉक्यूमेंट्स में ये फॉल्ट है, इसको ठीक करके तो दोबारा लेके आइए। अब जो उधर सब्सक्राइबर बैठे हैं, उन्हें जब पता चला कि रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन से, हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, इनके पास भी 2 ऑप्शन हैं। पहले अगर ये समझते हैं कि ओ यार गलती हो गई, ये करना था नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करें, दोबारा रजिस्ट्रार को जमा करवा दें। अगर ये समझते हैं नहीं 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 हमारी डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल ठीक थी, रजिस्ट्रार बिला वजह हमें तंग कर रहा है, लगता है ये कोई रिश्वत लेना चाह रहा है हमसे, तो फिर रजिस्ट्रार के अब्बू जी के पास चले जाए, वो SCCP, उन्हें कहे देखें आपका जूनियर है। लेकिन जाना SCCP के पास कब है, जब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है कमीशन को। तो रजिस्ट्रार अगर रिफ्यूज कर दे तो कंपनी के पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, 2, एक नहीं 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या, या तो रिवाइज करके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, या कमीशन के पास अपील, और कमीशन जो फैसला कर दे वो फुल एंड फाइनल है, उसके खिलाफ कहीं अपील फाइल नहीं हो सकती। यानी कहना यह चाह रहा है मेरे फैसले के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, तो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें SCCP फाइनल अथॉरिटी है। किसी कंपनी को रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं, SCCP बेहतर समझता है कोर्ट के मामले में, कोर्ट की बिनिस्बत। तो इसीलिए अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे तो हमारे पास कितनी ऑप्शन है, एक नहीं, क्या ऑप्शन है, पहला रिवाइज करके सबमिट करवाएं विदिन 30 डेज। डेज आपको पता है लॉ में, डेज, अथॉरिटी, टाइप ऑफ, नोट कर लें, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक सक्सेस फैक्टर होता है। लॉ का है डेज, लिखे डेज, अथॉरिटी, टाइप ऑफ कंपनी। जहां कहीं आए कंसेप्ट में ये लाजमी आपने याद करना, इसके बगैर पास होना मुश्किल है। वो हमें मुतालिया पाकिस्तान होता था हमारा इंटर में एक सब्जेक्ट, तो वो हाँ हम ये समझते थे इसमें नंबर नहीं आते। हमारे सर ने एक दिन एक छोटी सी चीज बताई, उसने कहा इसमें मार्क्स लेने हैं, 3 चीजों का ध्यान रखें, नाम, जगह और डेट। कोई भी मुआहदा, शिमला मुआहदा हुआ है या कोई कुछ भी हुआ है, वहां पे आप बाकी जो मर्जी लिख दें, ये 3 चीजें सही लिखें, आपके मार्क्स आएंगे। और ये बाकी मार्क्स आए, बाकी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कोई भी मुआहदा आता था या कोई भी करारदादे पाकिस्तान जो भी होता था, 3 चीजें छाप देते थे। एग्जैक्टली उसी तरह आज लॉ के बारे में सुन लीजिए। लॉ का कोई कंसेप्ट आपने पढ़ना है, आपने ये जरूर ज़हन में रखना है अथॉरिटी कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, दिन कितने हैं, और टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किस किस्म की कंपनी ने ऑब्टेन करना है, किस किस्म की कंपनी ने, नहीं किस किस्म की कंपनी ने ऑब्टेन करना है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक ने कि प्राइवेट ने, हर तरह की कंपनी ने, इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि पब्लिक ये होगी तो प्राइवेट ये होगी। तो जिस कंसेप्ट में आपको नहीं पढ़ाया जाता ना कि पब्लिक और प्राइवेट का फर्क है, इसका मतलब है वो हर तरह की कंपनी के लिए है। ठीक है, जहां पे फर्क आएगा वहां के क्लियरली बता दिया जाएगा, ये सिर्फ पब्लिक के लिए, ये सिर्फ प्राइवेट के लिए। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कंसेप्ट याद कर लेते, सारी कंडीशन याद कर ली, 6 कंडीशन, ये नहीं पता चला कि वो सिर्फ पब्लिक के लिए थी, प्राइवेट के लिए थी नहीं। प्रोसेस क्लियर हो गया।
तो मुझे बताइए मेरे भाई, आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, क्या करेंगे? हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, ये प्रिपेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब में साइन करेंगे कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलके, रजिस्ट्रार को जमा करवा देंगे। अच्छा, क्या हर कंपनी के लिए लाजमी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाना? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है उसके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि वो एससीसीपी का जो अपना बनाया हुआ उसका है आर्टिकल, उसको अडॉप्ट कर सकती है। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है इसका इफेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कंसेप्ट को। ज्यादातर ये कंसेप्ट पूछा करता है, लेकिन आईकैप ने रिसेंटली एक सप्लीमेंट इशू किया है, उसमें ये कंसेप्ट भी उसने डिस्कस कर दिया। पहले सिलेबस में सिर्फ यही होता था, अब आईकैप का सप्लीमेंट आपने देखा होगा, आज मैंने सप्लीमेंट भी लिखा हुआ है 2019, उसमें उसने वो कंसेप्ट भी डिस्कस किया। तो दोनों पढ़ते हैं। वो कहता है कंपनी रजिस्टर हो गई, इसका इफेक्ट क्या होगा कंपनी पे, इसका इफेक्ट क्या होगा सब्सक्राइबर्स पे। जब कंपनी एक दफा रजिस्टर हो गई, कंपनी कब रजिस्टर होती है भला? जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? कहता है पहली चीज, आज के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। अब ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, क्रिएट, इस दिन कंपनी पैदा हुई बॉडी कॉर्पोरेट, और ये सेपरेट है, इसका लीगल स्टेटस सेपरेट है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन है। अब नोट कीजिए वही फीचर्स ऑफ कंपनी, इसका मतलब है कंपनी बनने से पहले तो कोई कंपनी थी नहीं, उसका कोई फीचर नहीं था। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इफेक्ट क्या हुआ? वो कंपनी बन गई, जितने भी फीचर्स कंपनी के होते हैं उसके पास आ गए। जो हमने कंपनी रजिस्टर करवाई वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, उसका सेपरेट लीगल स्टेटस भी है, परपेचुअल सक्सेशन भी है, लिमिटेड लायबिलिटी भी है मेंबर्स की। फिर इसके बाद जो जिन लोगों का नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई वो ऑटोमेटिक डायरेक्टर बन गए। नॉर्मल रूल ये होता है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन कहता है जब पहली दफा आपने आर्टिकल रजिस्टर करवाए तो जिन लोगों का नाम आर्टिकल में दर्ज था वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन गए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर हो गए बात? और जो मेंबर्स थे, जो कंपनी, एक और पॉइंट, जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे उन पे क्या फर्क पड़ेगा? जो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर कौन थे? जिन्होंने साइन किए थे, वो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। देखें, तीन टर्म्स हैं, प्रोमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर। इनमें डिफरेंस सिर्फ टाइमलाइन का है। जब हम अभी सोच रहे होते हैं यार कंपनी बनानी है, प्रोमोटर, वही लोग जब मेमोरेंडम या आर्टिकल पे साइन कर देंगे, अब उन्हें प्रोमोटर नहीं कहेंगे, सब्सक्राइबर कहेंगे। और जब वही मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएगा वो मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्क है प्रोमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर में फर्क। कह रहा है सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे? वो मेंबर बन जाएंगे, बन गए। और क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन के ऊपर बाइंडिंग है, यानी अब मेंबर्स ने या डायरेक्टर्स ने जो भी फैसले करने हैं कंपनी के बारे में, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए करने हैं, इसके अलावा नहीं करने। जो मकसद आपने मेमोरेंडम में लिख दिया, अब उस मकसद के मुताबिक ही आपने बिजनेस चलाना है। ये नहीं रजिस्ट्रेशन करवाई टेक्सटाइल की और काम शुरू कर दिया एयरलाइंस का, तो सारा इलीगल काम हो जाएगा। तो कहते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बाइंडिंग होंगे आप पे जब रजिस्टर हो गए। और क्या होगा? सब्सक्राइबर ने जो लिखा होगा कि सर सब्सक्राइबर ने साइन किए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे, अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, सब्सक्राइबर के लिए लाजमी होता है कि कम से कम एक शेयर उन्होंने जरूर लेना है, ज्यादा जितना चाहे ले ले।
तो जब वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे होते हैं रजिस्ट्रार के पास, वो उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करते हैं कि हम इतने शेयर्स लेंगे अपने अपने नाम के आगे। मिस्टर ए मैं 1 लाख शेयर लूंगा, मिस्टर बी 50,000 लूंगा, मिस्टर सी मैं सिर्फ 1 लूंगा शेयर, या जितने भी वो मेंबर्स ने एग्री किया हुआ है कि लेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन से पहले तो वो शेयर्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है तो कंपनी के शेयर सवाल ही पैदा नहीं होता हो। इसका मतलब ये है वो उस वक्त टेक्निकली अपनी विलिंगनेस शो करवाते हैं कि सर अगर कंपनी आपने रजिस्टर कर दी तो हम इतने इतने शेयर्स लेंगे। तो लॉ ये कहता है कि जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाए, फिर उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर जिस जिस सब्सक्राइबर ने कहा था, जिस जिस मेंबर ने कहा था कि मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पैसे जमा करवा दे और शेयर ले ले। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर शेयर्स नहीं खरीदता तो फिर उसका नाम मेंबर्स की लिस्ट से काट दिया जाएगा। भाई है कि भाई कंपनी ने चलना भी तो है ना, उसको पैसों की जरूरत है। पैसा कहां से आएगा? मेंबर्स देंगे तो फिर पैसा बिजनेस चलेगा ना। इसीलिए लॉ ने कहा 30 दिन के अंदर अंदर भैया पैसा जमा करवाओ कंपनी को, ताकि कंपनी अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर सके। और जो मेंबर्स 30 दिन में पैसे जमा नहीं करवाता उसका नाम क्या किया जाएगा? लिस्ट ऑफ मेंबर से काट दिया जाएगा। और फिर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के 45 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को वेरीफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरफ से वेरीफाइड रसीदें जमा करवानी है। सर ये देखें मेंबर ने पैसे सबमिट करवा दिए जो जो एग्री किए थे। रजिस्ट्रार को अपनी तसल्ली के लिए भी तो चाहिए ना, कंपनी बिला वजह ही कह दे कि सर पैसे आ गए, हालांकि पैसे आए ना हो। इसलिए रजिस्ट्रार ने क्या कहा कि इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर सारे सब्सक्राइबर पैसे देंगे कंपनी को, जितने जितने शेयर्स उन्होंने एग्री किया था कि हम खरीदेंगे। और फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के ही 45 दिन के अंदर, अगले 45 दिन नहीं, इनकॉर्पोरेशन के ही यानी अगले 15 दिन के अंदर कंपनी ने क्या करना है? रिसीट्स जो है वेरीफाई करवा के, किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिसीट्स वेरीफाई करवा के रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देने कि सर ये देख लीजिए पैसे पूरे हो गए, अब हम इनको शेयर इशू करने लगे हैं, इनका नाम अब हम रिमूव नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, ये दोनों कंसर्ट में फर्क समझ आया? यहां पे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है ज्यादातर डिस्कशन कि कंपनी पे क्या इफेक्ट होगा इनकॉर्पोरेशन का, और यहां पे सब्सक्राइबर्स पे क्या इफेक्ट होगा ये बता रहा है। अव्वल तो क्वेश्चन में वो क्लियरली बताएगा। फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा इफेक्ट पूछ रहा है, तो बेहतर है कि पहले ये बताइए, फिर उसके बाद अगर टाइम है तो ये वाला भी डिस्कस कर दे, वरना टाइम नहीं है तो ये काफी, इसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक, इसके बाद दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। कह रहा है डिफरेंस क्या है लफ्ज प्रोमोटर में, सब्सक्राइबर में और मेंबर में। डिफरेंस तो समझ आ गया आपको? प्रोमोटर में और सब्सक्राइबर में, सब्सक्राइबर में और मेंबर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है सेम है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि फर्क है? अच्छा बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है कि दुनिया में उसका शेयर कैपिटल होता है कि नहीं? वो समटाइम होता है, समटाइम। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कोई कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका शेयर कैपिटल नहीं है, उसके जो मालिकान हैं उन्हें क्या कहेंगे? शेयर होल्डर तो नहीं कहेंगे। और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसके मालिकान को क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। तो लॉ ये कहता है मेंबर बनने के लिए दो तरीके हैं। मेंबर बनने के लिए दो तरीके हैं। अगर तो उस कंपनी के शेयर्स हैं, आप शेयर खरीद लीजिए और रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया होता है कंपनी ने,
उसमें नाम दर्ज हो जाएगा, आप मेंबर हो जाएंगे, शेयर होल्डर। लेकिन अगर कंपनी ऐसी है जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो फिर याद रखिए कि मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर देंगे आप, तो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने से आप मेंबर बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। ये बात समझ आए? मेंबर में और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। इसी क्वेश्चन को उसने एक दफा एक दूसरे लफ्जों में पूछ लिया। उसने कहा किसी कंपनी का मेंबर बनने के 2 तरीके बताइए। हमने कहा पहला तरीका, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है उसके शेयर खरीद लीजिए, और दूसरा तरीका, शेयर कैपिटल नहीं है, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर दें, आप मेंबर बन जाएंगे। फर्क समझ आया आपको? ठीक है, शेयर होल्डर में मेंबर में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। अच्छा आगे चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए बर्डन तो फील नहीं हो रहा ना, अभी इजी चल रहा है ना काम, कोई टेक्निकल कंसेप्ट तो नहीं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। प्री स्टेटस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये प्री इनकॉर्पोरेशन नाम से जो चीज जहन में आ रही है एग्जैक्टली वही मतलब है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका क्या स्टेटस है। फर्ज कीजिए कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन से पहले वो जो प्रोमोटर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि जब कंपनी बन जाएगी तो आपसे कंपनी फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट इस चीज के खरीदेगी। इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंडिंग है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? बताइए। लॉ ये कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंडिंग नहीं है। क्यों बाइंडिंग नहीं है? वो कहता है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट उस दौर का है जिस वक्त कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिस वक्त कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस दौर की किसी भी ट्रांजैक्शन में कंपनी एक पार्टी ही नहीं थी, वो कंपनी पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो सकता है जिसकी वो पार्टी ही नहीं? समझ आई बात के? एक और 5 रुपए के क्वेश्चन से कंसेप्ट समझते हैं। उसने कहा हम लोगों ने कंपनी बनानी थी, प्रोमोटर्स ने, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल्स डिक्लेरेशन कंप्लायंस बनाना नहीं आता था। हमने एक वकील से कहा भैया तुम ये चीजें बना दो हमारे लिए। वकील ने कहा अच्छा ठीक है, 2 दिन लगा के वकील ने चीजें बना दी। उसके बाद हमने कहा अच्छा ऐसा है कि ये चूंकि कंपनी के बिहाफ पे हम ये सारा काम करवा रहे हैं आपसे, तो जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद आप कंपनी के पास जितने पैसे आएंगे उसमें से कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। लॉयर ने कहा ठीक है, कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। कंपनी रजिस्टर हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया। बताइए क्या कंपनी पे बाइंडिंग है लॉयर को पेमेंट करना? नहीं बाइंडिंग। क्यों बाइंडिंग नहीं है? क्योंकि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इनकॉर्पोरेशन के बाद तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कंपनी उनके लिए लायबल है, बाइंडिंग है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी काम हुए चाहे वो कंपनी के लिए ही क्यों ना हुए हो, चूंकि कंपनी उनमें एक पार्टी नहीं है, उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो लॉ कहता है ये उस वक्त के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उस वक्त के एग्रीमेंट्स के लिए कंपनी लायबल नहीं, कंपनी पे बाइंडिंग नहीं। ये पॉइंट समझ आता है? अच्छा यहां पे फिर सुने, अगली दफा फिर हम लॉयर के पास गए, हमने कहा यार एक और कंपनी रजिस्टर करवानी है। उसने कहा नहीं अब तो नहीं मैं रजिस्टर करूंगा, अब पैसे पहले रखो मेरे हाथ, क्योंकि बाद में तो कंपनी लायबल होती नहीं है। बाद में जब कंपनी बन जाती है तो कंसेप्ट तो यह है कि वो अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं है। अब प्रमोटर ये चाहते हैं कि पैसे भी तब दे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, लेकिन लॉयर की सर्विसेज भी मिल जाए। क्या कोई दरमियानी रास्ता है? लॉयर ने कहा बिल्कुल रास्ता है। क्या? उसने कहा जरा पॉइंट सुनिएगा, देखें रास्ता कैसा निकाला कानूनदानों ने। उन्होंने कहा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब रजिस्टर हो जाए
तो क्या ये कंपनी के मेंबर्स पे और डायरेक्टर्स पे और दूसरे लोगों पे बाइंडिंग होते हैं? बाइंडिंग उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्लॉज ये लिख दो, क्या कि कंपनी ने अपने इन कॉरपोरेशन से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा करेगी। अगर इन कॉरपोरेशन से पहले जो खर्चे कंपनी के लिए किए गए हैं उन खर्चों को अदा करने की पाबंद होगी। बताइए, अगर आर्टिकल एसोसिएशन में लाइन लिख दी जाए और फिर उसके बाद ये वाले आर्टिकल रजिस्टर हो जाए, अब कंपनी अपने इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस के लिए लायबल है कि नहीं? अब लायबल है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा होगा तो, क्योंकि रूल क्या है, जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएं तो वो फिर बाइंडिंग हो जाते हैं मेंबर्स पे और डायरेक्टर्स पे। क्लियर हुई ये बात? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? पहली चीज हमने सीखी, क्विक से रिवीजन करते हैं कि एक कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। इसमें हमने कहा 3 डॉक्यूमेंट्स लेके चलनी है हमने रजिस्ट्रार के पास, प्रमोटर से, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। अगर रजिस्ट्रार मुतमिन है तो क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइप ऑफ कंपनी, स्टेटस क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये लिखा होगा। और अगर रजिस्ट्रार मुतमिन नहीं है, अगर डिफेक्टिव है डॉक्यूमेंट्स, तो फिर क्या होगा? रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देगा। अगर रिफ्यूज कर देगा तो प्रमोटर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहले रिवाइज करके सबमिट करवा सकते हैं और दूसरे अपील फाइल करते हैं एससीसीबी के पास विद इन 30 डेज ऑफ रिफ्यूजल। और एससीसीबी का डिसीजन फाइनल होगा, उसके डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती कोर्ट में। फिर अगर रजिस्ट्रेशन हो गई यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, इसका इफेक्ट कंपनी पे क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और जिन लोगों का नाम लिखा गया था वो डायरेक्टर बन जाएंगे। परपेचुअल सक्सेशन है, हमेशा चलती रहेगी। कॉमन सील है, ठप्पा बन जाता है कंपनी के नाम का, जो कि कंपनी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे उसको स्टैम्प किया जाता है। सब्सक्राइबर पे क्या इफेक्ट आएगा? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनमें बाइंडिंग है, उनके मुताबिक ही काम करना है। जिस सब्सक्राइबर ने एग्री किया था कि मैं इतने शेयर्स एक्वायर करूंगा, उसकी अमाउंट विद इन 30 डेज कंपनी को जमा करवाए, और अगर जमा नहीं करवाता उसका नाम लिस्ट ऑफ मेंबर से कैंसिल कर दिया जाएगा। और कंपनी ने विद इन 45 डेज वेरीफाइड रिसीट वेरीफाई करवानी है। किससे वेरीफाई करवानी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंटर से, और फिर रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देनी है। ठीक है। और इसमें 2 कंसेप्ट मैंने आपको मजीद बताए, प्रमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क। अगर अब कोई आपसे पूछे मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? हर शेयर होल्डर मेंबर होता है लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। या फॉर एग्जांपल, मेंबर इंक्लूड ए पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ द शेयर और ए पर्सन हुज नेम इज entered in memorandum of association, या who is subscriber of the memorandum of association and whose name is entered in the register of member. प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्लियर हो गया? इनका स्टेटस क्या होता है? कंपनी पे बाइंडिंग अनलेस के आर्टिकल्स में लिख दिया गया। जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।